नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार प्रैक्टिस सेट में, जिसको मैंने एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार-बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए, उनके आधार पर बनाया है। आपने पढ़ाई तो कर ली होगी, लेकिन प्रैक्टिस करना अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कितने आप सही कर रहे हैं और कितने गलत, ये इसी से पता चलता है। ये आपके लिए चैलेंज है। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, एम एस स्वामीनाथन, ये जो है इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों और सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे गेहूं और अन्य फसलों के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? बात कर लेते हैं। यह है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक ईस्वी तक शासन किया, और इस प्रकार इस वंश का शासनकाल केवल 30 वर्षों का रहा। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों में यह सबसे कम इसका समय माना जाता है। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी साहब। फ्रेंड्स, सीटेट और यूपी टेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल के जो आपको दिखाई देते हैं क्वेश्चन जीके के, वो भी दिखाई देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। और इन देशों का नाम जान लीजिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। वीटो शक्ति के कारण ये देश किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ये एक धार्मिक विचारधारा थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर आपसी सद्भाव को बढ़ाना था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और 16 कुल की नीति को भी बढ़ावा दिया। ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? कौन से शासक थे? तो इस शासक का नाम था हर्षवर्धन। इनके शासनकाल में ये भारत पहुंचा और कई वर्षों तक हमारे भारत में रहा, और 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 7वीं शताब्दी में ही आया था। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, उन्होंने शिक्षा, भारतीय समाज, शिक्षा और धर्म के बारे में विस्तृत लिखा, जो उस समय के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? नहीं था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह, जफर। बाबर को कलंदर कहा जाता है। कलंदर एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका स्वभाव फकीरी, साहसी और स्वतंत्र हो। बाबर केवल योद्धा नहीं था, बल्कि साहित्य और प्रकृति प्रेमी भी था। और उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। याद रखिएगा। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन इनका नाम था। और 1905 में 1905 ईस्वी में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा के लिए बताया, लेकिन भारतीयों ने इसको फूट डालो राज करो की नीति का एक पार्ट माना। इसके विरोध में बहुत स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ये किस गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र के जमींदार थे। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने वीरता पूर्वक संघर्ष किया, और उम्र अधिक होने के कारण उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और भारतीय इतिहास में वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये प्रश्न भूगोल से है। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, सामान्यतः वायुमंडल में जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है, लेकिन जब किसी क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगे तो इस स्थिति को तापक्रम विलोमता कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापक्रम का बढ़ना। और यह स्थिति कब देखने को मिलती है? तो सर्दियों में जो स्थान प्रदूषित होते हैं वहां पर यह स्थिति देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, ये डिजिटल युग है और आप में से बहुत सारे जेनजी होंगे, तो मैं चाहूंगी हम अपने इमोशंस को इमोजी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मैं चाहूंगी आप एक काम करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इमोजी के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताएं कैसी लग रही है।
निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है रिहंद परियोजना से बनने वाला एक जलाशय है और ये रिहंद नदी पर बनाई गई परियोजना है। यह जलाशय सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? तो ये दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पर्वतीय दर्रा है। भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह दर्रा सतलज नदी के पास स्थित है। सामरिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो भारत का त्रिपुरा जो है ये एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है। इसका पूर्वी भाग भारत के अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है और इसके अलावा ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये शेष भारत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र माना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है और इसकी जैव विविधता वन संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कावेरी नदी और राज्य है कर्नाटक। भारत के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से इसको गिनते हैं। एशिया के प्रारंभिक जल विद्युत परियोजनाओं में से एक की यहीं पर स्थापना की गई थी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में स्थित है। यह भी कर्नाटक में है। सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये जोग जलप्रपात और मानसून के समय यहाँ पर पर्यटक बहुत जाते हैं, देखने में सुंदर लगता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है मणिपुर में स्थित है और इसका नाम है केबुल लामजाओ और फुमदी नामक यहाँ पर तैरती हुई वनस्पतियों और जैविक पदार्थों पर बना हुआ है। दुर्लभ संघाई हिरण यहाँ पर पाया जाता है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान में गिना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। बाघ संरक्षण, यह उद्यान जो है बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है और ये रामगंगा, इसके क्षेत्र से रामगंगा नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है? तो गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरते समय डेल्टा बनाने की बजाय एस्टुरी या मुहाना बनाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसकी धारा तेज होती है तो यह कम मात्रा में अवसाद जमा करती है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती में ये विशेषता पाई जाती है। दो नदियां एस्टुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। में नाम लिख दूं, एक मिनट। नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां एस्टुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। फ्रेंड्स, ये अंतिम क्वेश्चन है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? अभी मैंने इसका आंसर दिया था, अगर आपको याद हो गया हो तो जरूर आंसर इसका दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।